हेलो दोस्तों, क्या आप भी दूसरों की तरह अपने टैक्स को लेकर परेशान हैं? आपका सैलरी हर साल तो एक सर्टेन परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है, पर उसका एक तिहाई 1/3 टैक्स में चला जाता है। क्या कोई ऐसा लीगल तरीका है जिससे आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सके, अपने ओवरऑल टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सके? जी हाँ, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कैसे आप अपने सैलरी को रिस्ट्रक्चर करके अपने ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, अपने टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं, और जानेंगे कि ओल्ड टैक्स रेजिम क्या है, न्यू टैक्स रेजिम क्या है, कौन सा आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। जानेंगे फ्लेक्सी बेनिफिट प्लान क्या है, एफबीपी, और कैसे इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके आप अपने टैक्सेबल इनकम को और कम कर सकते हैं। और आखिर में एक एक्सेल में एक एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेट करके समझेंगे कि अगर किसी का सैलरी 12 लाख या उससे ज़्यादा है तो कैसे वो अपना टैक्स लायबिलिटी को कम करके जीरो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पशन, डिडक्शन एंड फ्लेक्सी बेनिफिट प्लान। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए ये फ्री है, पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फाइनली, अगर वीडियो के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। सरकार कहती है कि हमारा जो भी सालाना इनकम है उसमें से कुछ पोर्शन हमें सरकार को देना पड़ेगा एज ए डायरेक्ट टैक्स। ना अगर लास्ट ईयर का ही एग्जाम्पल ले तो FY23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंडिया में था 9.5 लाख करोड़। और ये जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मार पड़ती है, सबसे ज़्यादा परेशान होता है मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और सबसे ज़्यादा टैक्सेस उनका ही कटता है। इसलिए सरकार आम जनता पे टैक्स का ज़्यादा बर्डन ना हो, इसलिए टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स डिडक्शन, टैक्स रिलीफ, टैक्स रिबेट, इस तरह के ऑप्शन, इस तरह के प्रोविजन प्रोवाइड करती रहती है। आम जनता टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स डिडक्शन, टैक्स रिलीफ, टैक्स रिबेट सबको इंटरचेंजेबली यूज़ करती है, पर इन सब में काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि टैक्स एग्जम्पशन आपको पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम में मिलता है, ना कि टोटल इनकम में। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से जो भी इनकम होता है वो कम्प्लीटली टैक्स एग्जम्प्ट होता है, उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सालाना इनकम 15 लाख है, उसमें से 10 लाख आप कहीं पे जॉब करके कमा रहे हो और 5 लाख का आपका खेत है और जहाँ से आप एग्रीकल्चरल से वो 5 लाख का इनकम आया है, तो 5 लाख का जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसमें आपको जीरो टैक्स लगेगा, क्योंकि ये टैक्स एग्जम्पशन के अंडर में आता है। वाले 10 लाख में आपको सर्टेन टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली, आपका जो सैलरी है उसमें एक कंपोनेंट होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, वो भी टैक्स एग्जेम्पशन के अंडर में आता है। ऑन द अदर हैंड, टैक्स डिडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को नोटिफाई किया है। अगर आप उन सारे इंस्ट्रूमेंट में या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट निवेश करते हैं तो आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड लाइक ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। PPF हो गया हो, NPS हो गया हो, आप जो मेडिकल इंश्योरेंस बाय करते हैं उसका जो प्रीमियम पे करते हैं उसमें भी आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने एजुकेशनल लोन लिया है, हायर एजुकेशनल लोन लिया है, जो लोन का जो इंटरेस्ट है उसमें भी आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ना ये हो गया आपका टैक्स डिडक्शन, टैक्स एग्जम्पशन, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है। टैक्स डिडक्शन एंड टैक्स एग्जम्पशन के बाद आपके हाथ में जो आता है उसे बोलते हैं टैक्सेबल इनकम एंड नॉट टैक्सेबल इनकम। बेसिकली आपका ग्रॉस इनकम से आप जब एग्जम्पशन को निकाल देते हैं तो आपके पास जो रहता है उसे बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। इसका फॉर्मूला है कि ग्रॉस इनकम माइनस योर एग्जम्पशन इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम। एंड आप टैक्सेबल इनकम से जब डिडक्शन को निकाल देते हैं तब आपके हाथ में जो बचता है उसे बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। इसका फॉर्मूला है टैक्सेबल इनकम माइनस डिडक्शन इज इक्वल टू नेट टैक्सेबल इनकम। जो ना नेट टैक्सेबल इनकम है उसी में आपको अपना टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इसलिए सारा एंडीवर, सारा फोर्स, सारा फोकस नेट टैक्सेबल इनकम को कम करने में लगा रहता है। हम कैसे अपने नेट टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि फिलहाल इंडिया में टैक्स कैलकुलेट करने का 2 ऑप्शन है।
एक ही ओल्ड टैक्स रिजिम एंड दूसरा है न्यू टैक्स रिजिम। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम चूज करते हैं तो आप सारे एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वहाँ पे एक डिसएडवांटेज है, ओल्ड टैक्स रिजिम में बस 3 ही टैक्स स्लैब है, 5%, 20% एंड 30%। पर ऑन द अदर हैंड अगर आप न्यू टैक्स रिजिम चूज करते हैं तो आप कोई भी एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, पर वहाँ पे आपको बहुत सारे टैक्स स्लैब दिया गया है ट्रांचेस में, सो दैट आपका टैक्स लायबिलिटी कम किया जा सके। वहाँ पे आपको टोटल 5 टैक्स स्लैब है, 5%, 10%, 15%, 20% एंड 30%। तो दोनों का ही एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है। ना आखिर आप कैसे जानेंगे कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम सही रहेगा? ना इसका जवाब 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपका एनुअल इनकम कितना है और आप कितना टैक्स डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। अगर आप मिनिमल टैक्स डिडक्शन एंड एग्जम्पशन क्लेम करते हैं तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम सही रहेगा। अगर आप मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन एंड एग्जम्पशन क्लेम करते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम सही रहेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने स्क्रीन पे एक सिंपल कैलकुलेशन डाला हुआ है। अगर आपका डिडक्शन एटलीस्ट आपका इनकम मैच होता है तब आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सालाना इनकम 7.5 लाख रुपए है और आप 2.5 लाख या उससे ज़्यादा का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम सही है। अगर आप उससे कम का कर रहे हो तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम। सिमिलरली, अगर आपका सालाना इनकम 11 लाख रुपए है और आप 3.25 लाख से कम का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम सही होगा। पर उससे ज़्यादा, उसके इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा का कर रहे हो तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम सही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा जो सैलरी होता है ना, उस सैलरी में 3 कंपोनेंट होता है, बेसिक, HRA एंड अलाउंसेस। अलाउंसेस में आपका FBP भी आ जाता है, फ्लेक्सी बेनिफिट प्लान भी आ जाता है ना। जो बेसिक होता है ये फुली टैक्सेबल होता है, इसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। वेयर HRA सर्टेन लिमिटेशन में आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है एंड अदर अलाउंसेस में भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है ना। आप सोच रहे होंगे तो हम लोग बेसिक ऑप्टिंग क्यों करें, हम HRA एंड अलाउंसेस के साथ ही अपनी सैलरी को स्ट्रक्चर कर लेते हैं, हम बहुत टैक्स बचा सकते हैं। देखिए, बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है आपका PF, आपका ग्रेचुइटी एंड बहुत सारे अदर फैक्टर। इसको अलावा भी न्यू वेजेस एक्ट के अनुसार आपका CTC का मिनिमम 50% आपका बेसिक सैलरी होना चाहिए। अगर आपका CTC 10 लाख है, मिनिमम 5 लाख आपका बेसिक सैलरी होना चाहिए, उससे कम का बेसिक सैलरी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, नाउ HRA जो है, हाउस रेंट अलाउंस, उसमें भी बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। इसको हम लोग अलग से थोड़ी देर में समझेंगे, एक्सेल में कैलकुलेट करके। आ जाते हैं अदर अलाउंसेस को, हम लोग यहाँ पे टर्म किया है FBP, फ्लेक्सी बेनिफिट प्लान। आखिर है क्या? नाउ आपके टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए बहुत सारे कॉर्पोरेट अभी फ्लेक्सी बेनिफिट प्लान का ऑप्शंस एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली FBP एम्प्लॉय को अलाउ करता है कि अपने सैलरी, अपने पैकेज को रीडिजाइन कर सके अपने अनुसार विद द हेल्प ऑफ FBP कंपोनेंट, जैसे कि फूड कूपन हो गया हो, फ्यूल एंड ड्राइवर सैलरी हो गया हो, ट्रेवल अलाउंसेस हो गया हो। इन सारे कंपोनेंट के साथ अपने अपने सैलरी को रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। ना ये जो FBP है ये कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है। एम्प्लॉय के पास पूरा फ्रीडम रहता है, वो अपना साल भर का एक्सपेंस को एंटिसिपेट करके जो भी कंपोनेंट FBP के अंडर में एलिजिबल है उसमें से एक या मल्टीपल ऑप्शन चूज करके अपने सैलरी को रिस्ट्रक्चर कर सकता है और अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है। ना FBP के अंडर में बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहले आ गया फूड कूपन। आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को सुडेत्सो कूपन देते हैं या जीटा कार्ड देते हैं, जिसके थ्रू आप फूड खरीद सकते हैं जो अमाउंट नॉन टैक्सेबल होता है। ना ये जो अमाउंट है ये कैलकुलेट कैसे होता है? बेसिकली 50 रुपीज पर मील, दिन का 2 मील यानी 100 रुपये पर डे का। मान लेते हैं महीने का 22 वर्किंग डेज है तो 2200 आप नॉन टैक्सेबल क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली पूरा साल के लिए आप 26,400 रुपीज नॉन टैक्सेबल क्लेम कर सकते हैं। उतना ही अमाउंट आप अपने टैक्सेबल सैलरी से घटा सकते हैं। दूसरा हो गया हो टेलीकॉम, मोबाइल, इंटरनेट। नाउअडेज मोबाइल एंड इंटरनेट अपने जॉब का एक एसेंशियल पार्ट है, इसके अलावा हमारा जॉब चलता भी नहीं। ना अगर मोबाइल एंड इंटरनेट
आप अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसमें जो कॉस्ट इनकर करते हैं वो आप नॉन टैक्सेबल क्लेम कर सकते हैं। अब मान लेते हैं आप महीने का 3000 रुपीज इंटरनेट में स्पेंड करते हैं तो साल का 36,000 आप अपने टैक्सेबल सैलरी से घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तीसरा हो गया आपका फ्यूल ड्राइवर अलाउंसेस। अगर आप अपना कार को ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसमें जो आप फ्यूल डलाते हैं उसका चार्जेस या आपने ड्राइवर हायर किया है उसका अलाउंसेस आप नॉन टैक्सेबल क्लेम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट है, HRA हो गया हो, LTA हो गया हो, बुक्स एंड मैगजीन्स हो गया हो, बहुत सारे कंपोनेंट है। मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है, आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। ईच कंपोनेंट के अगेंस्ट में आप सालाना मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं, मंथली कितना ले सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो वीडियो पॉज करके डिटेल्स नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट्स हम लोग आगे कैलकुलेशन में यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सेल में जाके एक कैलकुलेशन का समझते हैं। अगर आपका सैलरी 12 लाख रुपए है तो कौन सा टैक्स रिजिम आपके लिए सही रहेगा? न्यू टैक्स रिजिम सही रहेगा या ओल्ड टैक्स रिजिम सही रहेगा? और जानेंगे कि आप FPP का मैक्सिमम एडवांटेज लेके, एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन का भी मैक्सिमम एडजस्टमेंट लेके 12 लाख में अपना टोटल टैक्स लायबिलिटी कैसे जीरो कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आखिर तक जरूर बने रहिए। चलिए चलते हैं। तो ये कैलकुलेशन करने से पहले मैंने आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने टैक्स स्लैब रेट डाल दिया है फॉर बोथ ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम। 0 to 2.5 लाख न्यू टैक्स रिजिम एंड ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों में ही कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, नील टैक्स है। सिमिलरली 2.5 लाख टू 3 लाख ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 5% देना पड़ता है, न्यू टैक्स रिजिम में 0 है। अगर आप नीचे जाएंगे यहाँ पे देख रहे हैं 5 लाख टू 6 लाख न्यू टैक्स रिजिम में 5% है, ओल्ड टैक्स रिजिम में 20%। फर्दर डाउन आप जाएंगे तो 10 लाख से 12 लाख न्यू टैक्स रिजिम में 15% है, ओल्ड टैक्स रिजिम में 30% है। तो यहाँ पे मैंने टोटल टैक्स स्लैब डाल दिया है और इसके अगेंस्ट में आप कितना परसेंट क्लेम कर सकते हैं वो भी यहाँ पे डाल दिया है, सो दैट कैलकुलेशन करने में आसानी हो। हम थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों में से किसमें आपका टैक्स लायबिलिटी सबसे कम आता है। देखिए यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर सब डाल दिए हैं, कितना कितना डिडक्शन है, क्या ले सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में भी 12 लाख है, ओल्ड टैक्स रिजिम में भी सैलरी 12 लाख, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले रहे सिवाय HRA के, जिसके बिहाफ में आप 2,80,000 का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं। एंड जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है ये दोनों में ही एप्लीकेबल है। ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 एप्लीकेबल। तो आपका एग्जेम्पशन एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ओल्ड टैक्स रिजिम में आपका टैक्सेबल इनकम है 8,70,000, whereas on the new tax regime आपका टैक्सेबल इनकम है 11,50,000। नाउ इन दोनों अमाउंट को उनके रेस्पेक्टिव टैक्स स्लैब में डाल के कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं टैक्स लायबिलिटी कितना बनता है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे अगर न्यू टैक्स रिजिम के कॉलम को देखेंगे तो टोटल टैक्स लायबिलिटी न्यू टैक्स रिजिम में कितना बन रहा है 82,500 अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम कितना 11,50,000। एंड ओल्ड टैक्स रिजिम में कितना बन रहा है 86,500 अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम कितना 8,70,000। तो क्लियरली न्यू टैक्स रिजिम यहाँ पे आपके लिए फायदेमंद है कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजिम। हालांकि आपने ओल्ड टैक्स रिजिम में HRA एग्जेम्पशन क्लेम किया है, इसके बावजूद आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में यहाँ पे टैक्स ज्यादा बन रहा है कंपेयर टू न्यू टैक्स रिजिम। इसलिए मैंने कहा है कि अगर आप मैक्सिमम एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन नहीं क्लेम कर रहे तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम सही रहता है। अगर आप मैक्सिमम एग्जेम्पशन या डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो जनरली आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम सही रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए आप HRA कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। देखिए हम सबको लगता है कि HRA फुल्ली टैक्स एग्जाम्प्ट है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, HRA में सर्टेन अमाउंट पे ही आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। इसका टोटल 4 क्राइटेरिया है, 4 रूल है। सबसे पहले रहते हैं अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो आपको 50% ऑफ योर बेसिक आपका HRA हो सकता है। अगर आप नॉन मेट्रो में रहते हैं लाइक बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, तो 40% ऑफ आपका बेसिक आपका HRA हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि एक्चुअल HRA रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर आपके सैलरी में एक्चुअली कितना HRA दे रहा है। चौथा पॉइंट है एक्चुअल रेंट पे माइनस 10% ऑफ योर बेसिक। इन चारों में से जो अमाउंट सबसे कम होगा उसी अमाउंट को HRA के लिए कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रघु जो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है जो बेंगलोर में रहता है, जिसका मंथली बेसिक सैलरी 50,000 है, यानी साल का 6 लाख रुपए है, और कंपनी उसको एक्चुअल HRA दे रही है 2 लाख रुपए, और रघु जहाँ पे रहता है रेंटेड अपार्टमेंट में
वहाँ पे वो रेंट महीने का 15,000 पेमेंट कर रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे रोगो का एक्चुअल HRA रिसिप्ट कितना है, 2 लाख रुपए। नाउ रोगो मेट्रो सिटी में रहता है, रोगो बेंगलोर में रहता है विच इज ए नॉन मेट्रो, तो रोगो को HRA यहाँ पे कितना कैलकुलेट होगा, 40% ऑफ द बेसिक, जो हो गया आपका 2,40,000 रुपए। ठीक है। तीसरा है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर बेसिक। नाउ एक्चुअल रेंट कितना पेमेंट कर रहा है, 15,000 महीने का यानी साल का 1,80,000 माइनस 10% ऑफ योर बेसिक यानी 60,000, आपका हो गया 1,20,000। तो यहाँ पे सबसे कम अमाउंट कितना हो गया, सबसे कम अमाउंट हो गया एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर बेसिक विच इज 1,20,000। ये 1,20,000 ही टैक्स एग्जेम्पशन के लिए कंसिडर किया जाएगा, टैक्स एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल है, ना कि आपका 1,80,000 और ना कि आप कंपनी ने आपको 2 लाख रुपए दिया है तो 2 लाख का आप एग्जेम्पशन पूरा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे HRA कैलकुलेशन समझ गए। तो चलिए अब एक्सेल पे चलते हैं और जानते हैं कि कैसे आप मैक्सिमम एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन लेके एफबीपी कंपोनेंट के सहारे अपने टैक्सेबल इनकम को जीरो कर सकते हैं। ठीक है, साथ में बनने लीजिए, चलिए चलते हैं। चलिए मैंने CTC यहाँ पे 12 लाख रुपए डाल दिए हैं। जैसे मैंने रूल्स क्या कहता है कि आपका बेसिक मिनिमम 50% ऑफ योर CTC होना चाहिए, तो कितना हो गया 6 लाख। ठीक है, और HRA यहाँ पे 2,40,000 डाला हुआ है विच इज 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी। HRA का कैलकुलेशन हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सेल बनाया हुआ है। अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो मिनिमम 50% एंड नॉन मेट्रो में रहते हैं तो 40% आपको लेना है। अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो बेसिक का 50% एंड नॉन मेट्रो में रहते हैं तो बेसिक का 40% HRA। ना एज्यूमिंग कि आप बेंगलोर में रहते हो तो आपका बेसिक कितना बनेगा 40% विच इज 2,40,000 एज पर रूल 1। एंड अगर आप मेट्रो में रहते हो तो यहाँ पे 3 लाख बनता है। ठीक है, नाउ आप एक्चुअल रेंट कितना पे कर रहे हो, आप एक्चुअल रेंट पे कर रहे हो 3,50,000। ठीक है, एंड रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है कि आपका एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ योर बेसिक, ये भी कैलकुलेट होगा। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो कंसिडर किया जाएगा। तो आपका एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ योर बेसिक अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपका आता है कितना 2,90,000। ठीक है, नाउ यहाँ पे सबसे कम तीनों में कौन है, 2,40,000, 40% ऑफ योर बेसिक, यही सबसे कम है। 2,40,000 को ही टैक्स एग्जेम्पशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। नाउ आपका टोटल इनकम सैलरी 12 लाख रुपए है। यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एग्जेम्पशन को लेस करेंगे। राइट, आपका ग्रॉस इनकम माइनस एग्जेम्पशन क्या है, फॉर्मूला इज योर टैक्सेबल इनकम। नाउ एग्जेम्पशन हम लोगों ने क्या लिया है, सबसे पहले एग्जेम्पशन है HRA 2,40,000, उसके बाद LTA विच इज लीव एंड ट्रेवल अलाउंस, जहाँ पे आपने 50,000 कंसिडर किया है। एंड फूड कूपन में आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 26,400 फूड कूपन भी आपने अवेल किया है। कार फ्यूल में आपने मैक्सिमम 28,800 आपने अवेल किया है। एंड मोबाइल इंटरनेट में आपने महीने का 3,000 के हिसाब से 36,000। तो ये 4 FBP कंपोनेंट आपने यहाँ पे कंसिडर किया है, LTA, फूड कूपन, कार फ्यूल एंड मोबाइल इंटरनेट। तो इन सब को अगर हम लोग ग्रॉस इनकम से लेस करेंगे तो आपका आएगा टैक्सेबल इनकम जिस 8,18,800 रुपीज। अभी हम लोग टैक्सेबल इनकम से जब डिडक्शन को माइनस करेंगे तब अपने पास आएगा नेट टैक्सेबल इनकम। नाउ लेस यहाँ पे हम लोगों ने डिडक्शन भी डाला हुआ है। सबसे पहले आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 50,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद है प्रोफेशनल टैक्स जो महीने का 200 रुपीज बेंगलोर में चार्ज होता है, तो साल का 2,400 रुपीज। उसके बाद लेस एज्यूम आपने एक मेडिकल इंश्योरेंस लिया है जिसका प्रीमियम आप 10,000 पे कर रहे हो, जिसको आप डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो। एंड पेरेंट्स के लिए आपने एक 25,000 का मेडिकल प्लान लिया है जिसका प्रीमियम यहाँ पे आपने डिडक्शन में क्लेम कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट 80cc के अंडर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, हो सकता है आपने PF किया हो, आपने सुकन्या समृद्धि किया हो या आपने ELSS किया हो। मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख, तो मैंने यहाँ पे 1.5 लाख डाल दिया। एंड NPS जहाँ पे आप सेक्शन 80cc D1B के अंडर में एडिशनल 50,000 का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आई एज्यूम कि आपने वो भी किया है, तो टोटल आपने यहाँ पे 1.52 लाख का डिडक्शन क्लेम किया है अपार्ट फ्रॉम योर स्टैंडर्ड डिडक्शन, मेडिकल, पेरेंट्स, ये सब। टैक्सेबल इनकम से अगर डिडक्शन को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचा, नेट टैक्सेबल इनकम विच इज 5,31,400 रुपीज। ठीक है, नाउ आपको नेट टैक्सेबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। नाउ टैक्स स्लैब क्या कहता है, फर्स्ट 0 to 2.5 लाख इज नील। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 2.5 लाख to 5
5 लाख विच इज 5%, तो 12,500 रुपए, ठीक है। देन आपके हाथ में कितना बचा अभी 31,400, जहाँ पे कितना रुपीज चार्ज होगा 20% हो गया आपका 6,280 रुपीज, ठीक है। आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना बन गया 18,780 रुपीज। नाउ इतने सारे डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन क्लेम करने के बाद, इवन फ्लेक्सी बेनिफिट क्लेम करने के बाद भी आपको 18,780 रुपीज टैक्स देना पड़ रहा है सरकार, यानी आपका पूरा टैक्स यहाँ पे जीरो नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आप इसको जीरो कैसे कर सकते, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे अगर HRA में आएंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्विक करेंगे। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी रिस्ट्रक्चर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है एवरी फाइनेंशियल ईयर, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद। देखिए यहाँ पे आपका एक्चुअल रेंट है 3,50,000 जो आप एक्चुअल रेंट पे कर, और टोटल और HRA के लिए कितना कंसिडर हो रहा है ओनली 2,40,000। तो यहाँ पे नेट ऑलमोस्ट 90,000 आप नहीं क्लेम कर पा रहे हो, एक्सेशन नहीं क्लेम कर पा रहे हो, दो आपका रेंट ज्यादा है। इसका एक ही कारण है क्योंकि आपने यहाँ पे बेसिक जो वो बहुत कम रखा है, 50% रख। ना हम लोग अगर बेसिक को थोड़ा सा ट्विक करेंगे, लेट्स एज्यूम हम लोग 50% ना करके हम लोग 6 लाख ना करके बेसिक को 7 लाख कर ले, ठीक है। तब देखते हैं कितना बनता है 1 2 3 4 5, ठीक है। हम लोगों ने बेसिक को 7 लाख कर दिया। अब देखिए बेसिक चेंज होने के बाद ही आफ्टर HRA में कितना इंक्रीमेंट हो गया 40,000 इंक्रीमेंट हो गया। नाउ HRA इज 2,80,000। HRA कितना होता है बेसिक का 40%, अगर आप नॉन मेट्रो में रहते हो, या रेंट जो आप एक्चुअल रेंट पेमेंट कर रहे हो, या एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक व्हिचएवर इज लेस। नाउ यहाँ पे सबसे लेस आपका अमाउंट 2,80,000 है जो यहाँ पे कंसिडर होगा। नाउ अब देखते हैं आफ्टर 2,80,000 आपका टैक्सेबल इनकम बनता है 7,78,800 और आपका नेट टैक्सेबल इनकम बनता है 4,91,400, यानी आपका जो पहला स्लैब में नील है, नेक्स्ट स्लैब में आपका 12,500 रुपीज का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सरकार कहती है अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है तो यहाँ पे आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है, यानी आपको सीधा 12,500 का डिस्काउंट मिल रहा है। आपको कोई टैक्स यहाँ पे नहीं पेमेंट करना पड़ेगा, आपको जीरो टैक्स पेमेंट करना है, बिकॉज 5 लाख या उससे कम का नेट टैक्सेबल इनकम पे आपको जीरो टैक्स देना, ठीक है। नाउ यहाँ पे तो देखा आपने कैसे आप 12 लाख रुपीज में जीरो टैक्स पेमेंट कर पाओगे। ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जब आपका एम्प्लॉयर आपको फ्लेक्सी पे का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, एंड दूसरा जब आपको रिस्ट्रक्चर कर पाते हो हर फाइनेंशियल ईयर आपका एक्सपेंस एंटिसिपेट करके, तभी आप ये सारे कैलकुलेशन करके आप अपना टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी को घटा सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। इनफैक्ट सम केसेस में आप जीरो पे कर सकते, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए HRA रिलेटेड कुछ FAQs देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है, अगर कोई होम लोन डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो क्या एट द सेम टाइम वो HRA भी क्लेम कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आप होम लोन डिडक्शन के साथ HRA भी क्लेम कर सकते हो सकता है आपने होम कहीं और लिया है और आप अपने ऑफिस के पास या फैक्ट्री के पास रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हो, तो वैलिड प्रूफ के साथ आप HRA भी क्लेम कर सकते हो। तो हाँ, ये बिल्कुल वैलिड है, आप होम लोन के साथ HRA भी क्लेम कर सकते हो। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में रहता है कि आजकल बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो क्या कोई पेरेंट्स के साथ रहते हुए HRA क्लेम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, प्रोवाइडेड जो हाउस या होम है वो पेरेंट के नाम पे रजिस्टर्ड है और आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर रहे हो, तो वैलिड प्रूफ सबमिट करके आप यहाँ पे भी HRA क्लेम कर सकते हो। तीसरा जो सवाल है बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि मान लीजिए कोई अपने एम्प्लॉयर को समय पे HRA या रेंट रिसीप्ट नहीं दिया, तो क्या वो HRA क्लेम कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आप अपने टैक्स फाइलिंग के समय, आप अपने IT रिटर्न जब फाइल करते हो ना, उस समय आप HRA क्लेम कर सकते हो। कैलकुलेशन के बाद अगर कोई एक्सेस अमाउंट आपसे चार्ज किया गया है तो आपको रिफंड के तौर पे मिल जाएगा। ओके, बाद में भी रेंट रिसीप्ट के साथ आप टैक्स फाइलिंग के टाइम पे अपना HRA क्लेम कर सकते हो। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका रेंट 1 लाख से ज्यादा है, उस समय पे आपको लैंडलॉर्ड का पैन नंबर फर्निश करना पड़ेगा। विदाउट लैंडलॉर्ड पैन नंबर आप अपने HRA क्लेम नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट ध्यान देना है कि जब भी आप रेंटेड प्रॉपर्टी में जा रहे हैं और उसका रेंट सालाना 1 लाख से ज्यादा है, लैंडलॉर्ड को बोलिएगा कि यार रेंट में आपको उसका पैन नंबर चाहिए होगा टू क्लेम द HRA। ठीक है, समझ गए? आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम क्या है, न्यू टैक्स रेजिम क्या है, कैसे आप अपनी सैलरी को रिस्ट्रक्चर करके मैक्सिमम डिडक्शन एंड एग्जम्पशन क्लेम करके आप टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर सकते हो। SBB प्लान क्या है, उसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा
एंड शेयर कर दीजिएगा आप दोस्तों के साथ। एंड प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।